हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नए मज़ेदार वीडियो में। और आज हम इकाई 4 का जो आपका चौथा सब टॉपिक है बाल देखभाल एवं संरक्षण, उसके समस्त टॉपिक्स को आज हम एक वीडियो में लेके आए हैं। और सारे इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके MCQs हम आपके लिए लेके आए हैं। इस टॉपिक से आपके 11 नंबर एग्ज़ाम में बनते हैं, जो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है। तो मैंने आपके 11 नंबर पक्के कर दिए हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो का अभ्यास करना है और आपको एग्ज़ाम में 11 नंबर ले आने हैं। इसमें सारे के सारे जो आपके MCQs होंगे सारे समझ पर आधारित होंगे। इससे पता चल जाएगा कि आप अपना कॉमन सेंस का उपयोग सही तरीके से कर पा रहे हो या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि बाल देखभाल एवं संरक्षण के समझ पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई बाल देखभाल संस्था किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखती है, क्या पारदर्शिता नहीं रखती है और संभावित दत्तक माता पिता से अवैध शुल्क लेती है, तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया है। सिंपल ये बोल रहा है कि कोई अनाथ बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें अगर कोई संस्था पारदर्शिता नहीं दिखाती है या उसके जो संभावित होने वाले माता पिता होंगे उनसे कोई शुल्क लेती है, तो वह किस एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका, यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि है, इसे संबंधित संस्था के अतिरिक्त नियमों के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए। दूसरा होगा, यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह बच्चों की तस्करी के अंतर्गत आ सकता है। तीसरा है, यह केवल दत्तक ग्रहण विनियमन प्राधिकरण कारा की एक छोटी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है और इसमें कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, जब तक माता पिता इस बारे में शिकायत दर्ज नहीं कराते तब तक इसे गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। तो किस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा, आपको सिंपल ये बताना है। क्या होगा? ऑप्शन बी, यह किशोर बाल न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह बच्चों की तस्करी के अंतर्गत आ सकता है। समझ आ गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा सड़क पर अकेला घूमता पाया जाता है और उसे यह याद नहीं है कि वह कहाँ से आया है, तो एक जिम्मेदार नागरिक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये सरल प्रश्न था। पहला इसका ऑप्शन होगा, बच्चे से जानकारी लेकर उसे घर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उसका पता ना मालूम हो। दूसरा है, बच्चे को नज़दीकी पुलिस थाने या बाल संरक्षण समिति के पास ले जाना चाहिए ताकि उसकी उचित देखभाल हो सके। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे को किसी स्थानीय व्यक्ति के संरक्षण में छोड़ देना चाहिए और आगे की प्रक्रिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है, बच्चे से कोई पूछताछ किए बिना उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह शायद खेल रहा हो। तो क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चे को नज़दीकी पुलिस थाने या बाल संरक्षण समिति के पास ले जाना चाहिए ताकि उसे उचित देखभाल मिल सके या उसकी उचित देखभाल हो सके। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में माता पिता को अपने बच्चों या बच्चे की कस्टडी खोनी पड़ सकती है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है जिसमें जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चे की कस्टडी क्या कर देंगे, खो सकते हैं। पहला है, यदि माता पिता बच्चे की स्कूल फीस भरने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है, यदि माता पिता बच्चे के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण में लिप्त पाए जाते हैं और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।
तीसरा ऑप्शन है यदि माता पिता अपने बच्चे को किसी दूरस्थ विद्यालय में भेजना चाहते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है यदि बच्चा अपने माता पिता की अनुमति के बिना घर से भाग जाता है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी, यदि माता पिता बच्चे के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण में लिप्त पाए जाते हैं और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो उनको बच्चे की कस्टडी खोनी पड़ सकती है। अगला प्रश्न है यदि कोई 16 वर्षीय किशोर गंभीर अपराध, कितने साल का, 16 साल का गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस प्रकार की होगी। पहला ऑप्शन है उसे हमेशा बाल सुधार गृह भेजा जाएगा भले ही अपराध की प्रकृति कुछ भी हो। दूसरा ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत यदि अपराध बहुत गंभीर है तो उसे वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है किसी भी परिस्थिति में उसे वयस्क न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। एंड लास्ट है उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा। सारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। तो क्या होगा ऑप्शन बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत यदि अपराध बहुत गंभीर है तो उसे वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है यदि कोई स्कूल किसी कमजोर वर्ग के बच्चे को केवल इस आधार पर प्रवेश देने से मना करता है कि वह गरीब परिवार से आता है तो यह किस कानून का उल्लंघन है, आपको ये बताना है। पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यह अवैध है क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दूसरा है स्कूल को अपने नियम बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है इसलिए यह कोई कानूनी उल्लंघन नहीं है। तीसरा है यह केवल नैतिक रूप से गलत है लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षा केवल अमीर बच्चों का अधिकार है इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वह अवैध है क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को शारीरिक दंड देते हैं, पहला है इसमें माता पिता को अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए किसी भी हद तक जाने का अधिकार है। दूसरा है यदि शारीरिक दंड गंभीर है और बच्चे की शारीरिक या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है तो यह बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। तीसरा है चूंकि यह घरेलू मामला है इसलिए इसमें कोई कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एंड लास्ट होगा बच्चे को अनुशासित करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना माता पिता का अधिकार है चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो। तो क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, यदि शारीरिक दंड गंभीर है और बच्चे की शारीरिक या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है
तो यह बच्चे के संरक्षण से संबंधित कानूनों के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। अगला प्रश्न है, बाल तस्करी की पहचान करने के लिए कौन सा संकेतक सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? पहला है, बच्चा सामान्य रूप से यात्रा कर रहा हो और बिल्कुल घबराया हुआ ना दिखे। दूसरा है, बच्चा अपने माता पिता के बारे में जानकारी देने में असमर्थ हो और किसी भी अजनबी के साथ जबरदस्ती यात्रा कर रहा हो। तीसरा है, बच्चा अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा हो और खुश दिखाई दे रहा हो। एंड लास्ट ऑप्शन है, बच्चा स्कूल की वर्दी में हो और अकेले यात्रा कर रहा हो। तो कौन सा बाल तस्करी की पहचान माना जाएगा? तो सिंपल है, ऑप्शन बी, बच्चे अपने माता पिता के बारे में जानकारी देने में क्या हो, असमर्थ हो और किसी अजनबी के साथ जबरदस्ती यात्रा कर रहा हो। अगला प्रश्न है, यदि बाल कल्याण समिति किसी बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, क्या है क्वेश्चन, यदि कोई बाल कल्याण समिति किसी बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे घोषित करती है तो समिति को कितने समय के भीतर बच्चे के पुनर्वास की योजना तैयार करनी है? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आ रहे हैं कि वहाँ आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन तक जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 दिन के भीतर, दूसरा है 15 दिन के भीतर, तीसरा है 30 दिन के भीतर एंड लास्ट है 60 दिन के भीतर। क्या होगा? ऑप्शन सी, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में बच्चे को तत्काल आश्रय गृह, कहाँ, आश्रय गृह में भेजा जाना चाहिए भले ही उसके माता पिता उपलब्ध हों? पहला है, जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो। दूसरा, जब बच्चा घर से भागा हो और उसके शरीर पर हिंसा के निशान हो। तीसरा, जब बच्चा पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा हो। एंड लास्ट है, जब बच्चा खुद स्कूल छोड़ना चाहता हो। तो बताइए, आश्रय गृह भेजा जाना चाहिए किस स्थिति में? ऑप्शन बी, जब बच्चा घर से भागा हो और उसके शरीर पर हिंसा के निशान हो। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बच्चे का सर्वोत्तम हित किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला है, माता पिता का निर्णय। दूसरा है, सरकारी योजना का लाभ। तीसरा है, बच्चे की सुरक्षा, समग्र विकास और गरिमा सुनिश्चित करने वाला निर्णय। लास्ट है, विद्यालय की उपस्थिति। तो क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चे की सुरक्षा, समग्र विकास और गरिमा सुनिश्चित करने वाला निर्णय। अगला प्रश्न होगा, यदि कोई बच्चा बाल श्रम करते हुए पकड़ा जाता है तो प्रथम उत्तरदायित्व किस पर बनता है? पहला है, उस बच्चे पर क्योंकि उसने काम किया। दूसरा, बाल कल्याण समिति पर। तीसरा होगा नियोक्ता पर जिसने बच्चे को नियुक्त किया। लास्ट है, स्कूल पर जिसने बच्चे को वापस नहीं बुलाया। तो किसका प्रथम उत्तरदायित्व बनता है? ऑप्शन सी, नियोक्ता पर जिसने बच्चे को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है जब कोई बच्चा लावारिस अवस्था में पाया जाता है? पहला है, बच्चे को तुरंत अनाथालय में भेज देना। दूसरा है, बच्चे से पूछताछ कर उसे छोड़ देना। तीसरा है,
बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना और देखभाल की व्यवस्था करना। एंड लास्ट है बच्चे को FIR दर्ज करने की सलाह देना। तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना और देखभाल की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य बच्चे के प्रति उपेक्षा की श्रेणी में नहीं आता है? किसमें? बच्चे के प्रति उपेक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। पहला है बच्चे को भोजन न देना। दूसरा, बच्चे की दवाओं की अनदेखी करना। तीसरा है बच्चे की पढ़ाई में रुचि न लेना। लास्ट है बच्चे को गंदे वातावरण में रखना। तो कौन सा बच्चे की प्रति उपेक्षा की श्रेणी में नहीं आएगा? तो सिंपल सा है, ऑप्शन 3, बच्चे की पढ़ाई में रुचि लेना। अगला प्रश्न है, जब किसी बच्चे को लगातार शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, वह डर के स्कूल नहीं जाता है, तो यह किस प्रकार की समस्या मानी जाएगी? पहला है सामान्य व्यवहार। दूसरा, बच्चे की गलती। तीसरा, संरक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता। एंड लास्ट है शिक्षण पद्धति की असफलता। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, संरक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, ICPS योजना में बाल संरक्षण नीति, कौन सी? बाल संरक्षण नीति। ICPS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जो आपकी 2009-10 में शुरू हुई थी, है ना, उस योजना की बात कर रहे हैं। तो उसमें बाल संरक्षण नीति की आवश्यकता क्यों मानी जाती है? पहला है ताकि बच्चे को केवल आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरा, बच्चों को घर से दूर रखने के लिए। तीसरा है बच्चे के खिलाफ हिंसा, शोषण, उपेक्षा से सुरक्षा देने हेतु एक स्पष्ट दिशा निर्देश सुनिश्चित करने के लिए। एंड लास्ट है स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए। तो क्या बाल संरक्षण नीति के अंतर्गत आया? क्यों आवश्यकता है इस नीति की? बताइए। क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण, उपेक्षा से सुरक्षा देने हेतु एक स्पष्ट दिशा निर्देश सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बाल गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? बाल गृह का। पहला है बाल श्रमिकों को रोजगार दिलाना। दूसरा है बच्चों को आजीवन वहीं रखना। तीसरा है अस्थायी रूप से जरूरतमंद बच्चों को आवास, सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा देना। लास्ट है बच्चों से सेवा कार्य कराना। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, अस्थायी रूप से जरूरतमंद बच्चों को आवास, सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा देना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बच्चा ICPS के अंतर्गत विशेष संरक्षण का पात्र है? पहला है जिसके माता पिता विदेश में रहते हैं। दूसरा है जो स्कूल में अच्छे अंक नहीं लाता। तीसरा है जो बाल शोषण, परित्याग, तस्करी और शारीरिक खतरे से प्रभावित हो।
एंड लास्ट है जिसे निजी ट्यूटर की आवश्यकता हो। तो क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए। अगला है जो बाल शोषण, परित्याग, तस्करी या शारीरिक खतरे से प्रभावित हो। अगला प्रश्न है ICPS योजना में जिला बाल संरक्षण समिति की भूमिका क्या है। पहला है केवल स्कूलों की निगरानी करना। दूसरा है केवल खाद्य वितरण करना। तीसरा है जिला स्तर पर सभी बाल संरक्षण गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। एंड लास्ट है केवल माता पिता को प्रशिक्षित करना। तो बताइए जिला बाल संरक्षण समिति की भूमिका क्या है। जो आपको ICPS योजना है ये आपको सीधा मेंशन करके रखा है सिलेबस में, इसलिए इसके आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एग्जाम में आ रहा है और ऐसे क्वेश्चंस। तो क्या होगा ऑप्शन 3, जिला स्तर पर सभी बाल संरक्षण गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है ICPS के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना, कौन सी स्पॉन्सरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों को काम पर भेजना। दूसरा है बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना। तीसरा है कमज़ोर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर बच्चों को संस्थागत देखभाल से बचाना। एंड लास्ट है केवल अनाथ बच्चों को गोद देना। तो स्पॉन्सरशिप योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी, कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर बच्चों को संस्थागत देखभाल से बचाना, मतलब उनको स्पॉन्सर्ड कर देते हैं पैसे वैसे देके, जिससे बच्चों को संस्थागत देखभाल में ना जाना पड़े। अगला प्रश्न है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन ICPS में क्यों आवश्यक है। पहला है बच्चों के मनोरंजन के लिए। दूसरा है बच्चों को उपहार देने के लिए। तीसरा है संकट में फंसे बच्चों को 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 हफ्ते, इसका मतलब होता है सहायता और बचाव प्रदान करने के लिए। एंड लास्ट है अभिभावक को सूचना देने के लिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। क्या होगा ऑप्शन 3, संकट में फंसे बच्चे को 24x7 सहायता और बचाव प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है ICPS में बाल मित्र दृष्टिकोण किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। पहला है शिक्षकों को दंड देने के लिए। दूसरा है बच्चों से मजदूरी कराने के लिए। तीसरा है ऐसे माहौल की स्थापना जहां बच्चों को न्याय और सेवा प्राप्त करने में भय या तनाव ना हो। लास्ट है बच्चे को अनुशासित करने हेतु कठोर प्रशिक्षण देना। तो बाल मित्र का क्या होगा दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, ऐसे माहौल की स्थापना जहां बच्चे को न्याय सेवा प्राप्त करने में भय या तनाव ना हो। अगला प्रश्न है ICPS में परिवार आर्थिक देखभाल, कौन सी परिवार आर्थिक देखभाल को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। पहला है क्योंकि यह कम खर्चीला होता है। दूसरा क्योंकि इससे बच्चे अकेलेपन से बचते हैं और बेहतर मानसिक विकास होता है। तीसरा है क्योंकि अनाथालयों की संख्या कम हो गई है। एंड लास्ट है क्योंकि बच्चे को नियम सिखाना आसान होता है। तो परिवार आधारित देखभाल को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो क्यों देंगे भैया, ऑप्शन सेकंड सही होगा, क्योंकि इससे बच्चे के अकेलेपन से बचते हैं
और बेहतर इनका मानसिक विकास होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICPS योजना में बाल अधिकारों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सबसे बड़ी बताना है आपको। पहला है बच्चों की संख्या अधिक होना, दूसरा बजट की अधिकता, तीसरा सामाजिक जागरूकता और समन्वय की कमी, एंड लास्ट है NGO की अधिकता। तो कौन सी चुनौती होगी बाल अधिकारों को लागू कराने के लिए? ऑप्शन सी, सामाजिक जागरूकता और समन्वय की कमी। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा बार बार घर से भागता है और खुले में रह रहा होता है तो ICPS के तहत कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला है उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है, दूसरा उसे उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है, तीसरा है उसकी काउंसलिंग, अस्थायी देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से की जाती है, लास्ट है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, उसकी काउंसलिंग, अस्थायी देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है, HIV/AIDS प्रभावित बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों को रोजगार देना, दूसरा है बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना, तीसरा है HIV/AIDS से प्रभावित बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना, एंड लास्ट है केवल स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराना। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, HIV/AIDS से प्रभावित बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत HIV/AIDS प्रभावित बच्चों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? पहला है केवल आश्रय, दूसरा केवल मुफ्त दवाइयाँ, तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग और पुनर्वास, एंड लास्ट है उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजना। तो कौन सी सहायताएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन थर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग और पुनर्वास। अगला प्रश्न है, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए बाल सहायता योजना के अंतर्गत कौन सी बात प्राथमिकता में होती है? पहला है बच्चों को अनाथालय में भेजना, दूसरा बच्चों को अलग रखना, तीसरा है बच्चों का सामाजिक पुनर्वास और समावेशन, लास्ट है बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित करना। क्या होगा बाल सहायता योजना का प्राथमिक उद्देश्य? ऑप्शन सी, बच्चे को सामाजिक पुनर्वास और समावेशन। अगला प्रश्न है, HIV से संक्रमित बच्चों को विद्यालयों में दाखिला से रोका जाना किस अधिकार का उल्लंघन है? कहाँ पे विद्यालय में दाखिला रोका जाना? पहला है खेल का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है मत देने का अधिकार, एंड लास्ट है सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको शॉर्ट में नाको बोलते हैं, HIV/AIDS प्रभावित बच्चों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है? पहला है राशन कार्ड, दूसरा मुफ्त आवास, तीसरा निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल उपचार, एंड लास्ट है बैंक खाता खोलने की सुविधा। तो नाको का
क्या काम है, वो किस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को देगा। तो ऑप्शन सी निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल उपचार, जिसको आर्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, HIV एड्स से प्रभावित बच्चे अक्सर किन सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं या करना पड़ता है, जिसके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं या चलाई जाती हैं। पहला है अधिक भोजन मिलने की समस्या, दूसरा अतिरिक्त सुविधा मिलने की शिकायत, तीसरा भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार, एंड लास्ट है स्कूल में अधिक अंक पाने का दबाव। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन सी भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार। अगला प्रश्न है, HIV एड्स प्रभावित बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों को प्रतियोगिता से दूर रखना, दूसरा है बच्चों को सामान्य जीवन की ओर लाना और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, तीसरा है बच्चों को केवल मेडिकल सुविधा देना, एंड लास्ट है बच्चे को अलगाव में रखना। तो क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बच्चों को सामान्य जीवन की ओर लाना और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, एड्स प्रभावित बच्चों की देखभाल में बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका है। किसकी, बाल कल्याण समिति की भूमिका बताना है आपको। पहला है बच्चों को जेल भेजना, दूसरा बच्चों को काम पर लगवाना, तीसरा बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण और पुनर्वास सेवा दिलाना, लास्ट है केवल माता पिता से बात करना। तो क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण और पुनर्वास सेवा दिलाना। अगला प्रश्न है, HIV एड्स प्रभावित बच्चों के लिए संचालित योजना का उद्देश्य केवल उपचार देना नहीं है, बल्कि अब आपको बताना है क्या होगा। पहला है उन्हें सामाजिक अलगाव में रखना, दूसरा केवल स्कूलों में प्रवेश दिलाना, तीसरा उन्हें समग्र विकास, सामाजिक समावेशन और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराना है, एंड लास्ट है उन्हें विशेष विद्यालयों में भेजना है। क्या होगा। ऑप्शन सी या थर्ड उन्हें समग्र विकास, सामाजिक समावेशन और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराना है या करना है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण विषयक नीति कौन सी। स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण विषयक नीति के अंतर्गत HIV संक्रमित बच्चे को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। पहला क्योंकि वे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ नहीं सकते, दूसरा है क्योंकि उन्हें समाज से अलग रखना आवश्यक है, तीसरा है क्योंकि वे बहुआयामी भेदभाव, सामाजिक कलंक और थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वे बहुआयामी भेदभाव, सामाजिक कलंक और आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, एंड लास्ट है क्योंकि उन्हें विशेष वर्दी पहननी होती है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। स्वास्थ्य, पोषण एवं संरक्षण विषयक नीति वाला क्या होगा। ऑप्शन सी क्योंकि वे बहुआयामी भेदभाव, सामाजिक कलंक और आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, HIV एड्स प्रभावित बच्चों के लिए समर्पित कार्यक्रमों में
सहयोगात्मक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण, कौन सा? सहयोगात्मक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है? पहला है ताकि केवल स्वास्थ्य विभाग काम करे। दूसरा, ताकि एनजीओ को बाहर रखा जा सके। तीसरा है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और बाल संरक्षण सभी विभाग समन्वित रूप से सहयोग करें। लास्ट है ताकि कोई विभाग जिम्मेदारी ना ले। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और बाल संरक्षण सभी विभाग समन्वित रूप से सहयोग करें। अगला प्रश्न है, नाको द्वारा HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए संचालित बच्चों की देखभाल एवं समर्थन सेवा, क्या बच्चों की देखभाल एवं समर्थन सेवा का केंद्र बिंदु क्या होता है? पहला है केवल दवाओं की आपूर्ति। दूसरा, केवल अभिभावकों की काउंसलिंग। थर्ड है उपचार के साथ साथ पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल, सामाजिक आत्मस्वीकृति। एंड लास्ट है केवल छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, उपचार के साथ पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सामाजिक या समाज में आत्म स्वीकृति। अगला प्रश्न है, एड्स प्रभावित बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करना किस प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है? पहला है केवल कानूनी अधिकार। दूसरा है केवल राजनीतिक अधिकार। तीसरा है संवैधानिक अधिकार और बाल अधिकार दोनों। लास्ट है नागरिकता अधिकार। तो बताइए किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा अगर आप उनको स्कूल में नहीं जाने दोगे? तो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, संवैधानिक अधिकार और बाल अधिकार दोनों। अगला प्रश्न है, HIV एड्स से प्रभावित बच्चों की पहचान को सार्वजनिक करना किस अधिनियम का उल्लंघन है? पहला है बाल श्रम निषेध अधिनियम। दूसरा है किशोर न्याय अधिनियम। तीसरा है मानव अधिकार अधिनियम। एंड लास्ट है HIV और एड्स अधिनियम 2017। तो किस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा यदि आप सार्वजनिक करते हो तो पहचान को? तो पहला है ऑप्शन है इसका आंसर है फोर्थ, HIV और एड्स अधिनियम 2017। अगला प्रश्न है, एड्स से पीड़ित बच्चों को अनाथालय में नहीं बल्कि परिवार आधारित देखभाल में रखने पर जोर क्यों दिया जाता है? पहला है क्योंकि अनाथालय महंगे होते हैं। दूसरा, क्योंकि परिवार आधारित देखभाल मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। तीसरा है क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं होती। लास्ट है क्योंकि सरकारी आदेश है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि परिवार आधारित देखभाल मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। अगला प्रश्न है, ICPS और नाको के संयुक्त सहयोग, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एंड नाको वही आपका एड्स कंट्रोल वाला। संयुक्त सहयोग से HIV प्रभावित बच्चों के लिए किस प्रकार की सहायता योजना प्रस्तावित की जाती है? पहला है केवल निःशुल्क आर्ट दवाएं। दूसरा है आश्रय, उपचार, पुनर्वास, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता। तीसरा है केवल खाद्य आपूर्ति। एंड लास्ट है केवल एक बार की वित्तीय सहायता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आश्रय, उपचार, पुनर्वास, शिक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता। अगला प्रश्न है, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं का स्वरूप कैसा होता है? पहला है केवल अस्पताल में भर्ती की सुविधा।
दूसरा है केवल स्कूल फीस माफ़ी। तीसरा है देखभाल, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास का समग्र ढांचा। एंड लास्ट है केवल एनजीओ द्वारा सहायता। तो बताइए मिशन वात्सल योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कैसी सेवाएं दी जाती हैं? कैसी दी जाएंगी? ऑप्शन 3 देखभाल, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास का समग्र ढांचा। अगला प्रश्न होगा ICPS योजना के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के लिए क्या प्रावधान है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो लेकिन रिश्तेदार जीवित हों? पहला, उन्हें अनाथ नहीं माना जाता है। दूसरा, उन्हें सरकार कोई सहायता नहीं देती। तीसरा, उन्हें परिवार आधारित देखभाल में प्राथमिकता दी जाती है। एंड लास्ट है उन्हें विदेश भेजा जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन 3 उन्हें परिवार आधारित देखभाल में प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग के बच्चों को अनाथ योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है? पहला है 0 से 6 वर्ष। दूसरा 0 से 18 वर्ष। तीसरा केवल किशोर। एंड लास्ट है केवल 10 वर्ष से अधिक। तो बताइए अनाथ योजना में किन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है? तो क्या आएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी 0 से 18 वर्ष के बच्चे। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा CSR के माध्यम से अनाथ बच्चों के लिए कौन सी पहल बढ़ाई जाती है? पहला है उद्योग द्वारा अनाथ बच्चों को काम देना। दूसरा है निजी कंपनियों द्वारा बाल गृहों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा है निजी कंपनियां स्कूलों को बंद कर सकती हैं। एंड लास्ट है केवल ऑनलाइन सहायता। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR का फुल फॉर्म। क्या होगा? ऑप्शन बी निजी कंपनियों द्वारा बाल गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है स्पॉन्सरशिप और फॉरस्टर केयर योजना कौन सी? स्पॉन्सरशिप और फॉरस्टर केयर योजना किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी है? पहला है सामान्य विद्यालय जाने वाले बच्चे। दूसरा है ऐसे बच्चे जिन्हें पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता हो जैसे अनाथ, परित्यक्त या संकटग्रस्त। तीसरे हैं खेल में अच्छे बच्चे। एंड लास्ट है केवल बच्चियों के लिए। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सेकंड ऐसे बच्चे जिन्हें पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता हो जैसे अनाथ, परित्याग और संकटग्रस्त बच्चे। अगला प्रश्न है किशोर अधिनियम 2015 के अनुसार यदि कोई बच्चा अनाथ है तो उसे संरक्षण में लेने की अंतिम विधिक शक्ति किसके पास होती है? पहला है प्रधानाचार्य के पास। दूसरा नगर पालिका के पास। तीसरा बाल कल्याण समिति के पास। एंड लास्ट है पंचायत के पास। तो किसके पास होता है अंतिम विधिक शक्ति? तो ऑप्शन 3 बाल कल्याण समिति के पास। अगला प्रश्न है यदि किसी बच्चे के माता पिता कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें कौन सी योजना से सहायता दी जाती है? पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दूसरा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। तीसरा आयुष्मान भारत योजना। एंड लास्ट है बाल श्रम योजना। तो बताइए कौन सी योजना आएगी? इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना।
अगला प्रश्न है, बाल देखभाल संस्था में बच्चों को रखने के लिए न्यूनतम शर्त क्या है? पहला, 5 वर्ष की आयु पूरी हो। दूसरा, माता पिता का लिखित पत्र। तीसरा, CWC द्वारा आदेश या निर्देश। एंड लास्ट है डॉक्टर की पर्ची। तो क्या शर्त होनी चाहिए? ऑप्शन सी, CWC द्वारा आदेश या निर्देश। अगला प्रश्न है, संस्थागत देखभाल से क्या अभिप्राय है? पहला है बच्चों को NGO के हवाले करना। दूसरा है बच्चों को सुधार गृह में रखना। तीसरा है बच्चों को बाल गृह, बालिका गृह, विशेष गृह आदि जैसी सरकार या NGO द्वारा संचालित संस्थाओं में रहन सहन की सुविधा देना। लास्ट है केवल अस्पताल में रखना। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, बच्चों को बाल गृह, बालिका गृह, विशेष गृह आदि जैसी सरकार या NGO द्वारा संचालित संस्थाओं में रहन सहन की सुविधा देना। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत देखभाल में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? पहला है फोस्टर केयर। दूसरा, एडॉप्शन। तीसरा, स्पॉन्सरशिप। एंड लास्ट है बाल सुधार गृह। ऑप्शन क्या आएगा इसका सही? ऑप्शन डी, बाल सुधार गृह। अगला प्रश्न है, संस्थागत देखभाल को प्राथमिकता किस स्थिति में दी जाती है? पहला है जब बच्चा स्वस्थ हो। दूसरा, जब बच्चे के पास रहने का सुरक्षित स्थान नहीं हो। तीसरा, जब बच्चा विद्यालय जा रहा हो। एंड लास्ट है जब बच्चा NGO से जुड़ा हो। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, जब बच्चे के पास रहने का सुरक्षित स्थान नहीं हो। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चे को अलग थलग करना। दूसरा, बाल गृह में रखना। तीसरा है बच्चे को पारिवारिक माहौल में रहकर संरक्षण और विकास प्रदान करना। एंड लास्ट है अनाथालय भेजना। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, बच्चों को पारिवारिक माहौल में रखकर संरक्षण और विकास प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देखभाल संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आती है? पहला, दत्तक ग्रहण। दूसरा, फोस्टर केयर। थर्ड है बाल आश्रय गृह। एंड लास्ट है रिश्तेदार के पास रहना। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, बाल आश्रय गृह। क्या होगा? बाल आश्रय गृह। अगला प्रश्न है, फोस्टर केयर किस श्रेणी में आता है? पहला है सरकारी देखभाल। दूसरा, संस्थागत देखभाल। तीसरा, गैर संस्थागत देखभाल। एंड लास्ट है अस्थायी जेल। तो बताइए फोस्टर केयर किस श्रेणी में आता है? तो किस में आएगा ये? ऑप्शन सी, गैर संस्थागत देखभाल। अगला प्रश्न है, बाल देखभाल संस्थान की निगरानी किस संस्था द्वारा की जाती है? पहला है पंचायत समिति। दूसरा, बाल कल्याण समिति। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग। एंड लास्ट है स्कूल प्रबंधन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, बाल कल्याण समिति। अगला प्रश्न है, स्पॉन्सरशिप योजना का उद्देश्य क्या है?
पहला है बच्चा काम करे और पढ़े। दूसरा है बच्चे को दत्तक लेना। तीसरा है बच्चे को परिवार या समुदाय में रहकर शिक्षा, भोजन आदि के लिए आंशिक आर्थिक सहयोग देना। एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चे को अनाथालय में भेजना। तो बताइए स्पॉन्सरशिप योजना का उद्देश्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, बच्चे को परिवार या समुदाय में रहकर शिक्षा, भोजन आदि के लिए आंशिक आर्थिक सहयोग देना। इसी के साथ हमारे आज के MCQs एंड होते हैं। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक कंप्लीट टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।